अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूँ आज की अपनी वीडियो के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंजॉय कर रहे होंगे अपडेट्स के हवाले से, और जो गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको अच्छे तरीके से हेल्प आउट कर रही होंगी। तो आज जो HEC अपडेट्स के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसके बारे में जो आपके माइंड में चंद सवालात हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो आपको उस हवाले से लगता है कि आपको उसमें हेल्प मिलनी चाहिए, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी इंतज़ार के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। और मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आप तमाम लेटेस्ट स्कॉलरशिप और एजुकेशनल अपडेट्स के लिए और लर्निंग के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो गाइड्स मिलती रहें। जैसे कि आपके सामने जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सामने है, जिसके अंदर बताया गया है कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन न्यू एडमिशन 2021 के लिए ये प्रोग्राम ओपन किया गया, और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है, और ये तीसरा बैच है इसके लिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू यहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे बताया गया है कि आपके लिए जो पोर्टल है इस सारे प्रोसीजर के लिए वो ehsas.hec.gov.pk है। HEC फॉर हायर एजुकेशन कमीशन इस्तेमाल होता है, और जो भी ऑफिशियल गवर्नमेंट का इदारा होता है उसके साथ .gov लगता है, और .pk यानी कि पाकिस्तान कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा याद रखें कि HEC की अगर मतलब कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट आपने देखनी हो तो उसमें gov गवर्नमेंट का जो इदारा होगा उसमें gov लाजमी होगा, ताकि गवर्नमेंट के हवाले से। इसी तरीके से सबमिट प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ चाहिए वो आपने लाजमी तौर पे ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी सबमिट करने हैं, तो हमेशा ये याद रखें। इसके साथ हम शुरू करते हैं, आगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं और देखते हैं। जी, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने अप्लाई करना है किस तरीके से, और उस अप्लाई करने का प्रोसीजर आपको इंतहाई आसान है। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी लिंक दिया हुआ है। तो अप्लाई करने के लिए अगर आप फ्रेश हैं, आपको नहीं मालूम, जस्ट अपने एडवर्टाइजमेंट देखी है, तो आपने जाना है इस लिंक के ऊपर ehsas.hec.gov.pk के ऊपर। और हमारे बहुत सारे भाइयों ने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं यूट्यूब के ऊपर, कैसे आपने रजिस्टर होना है और किस तरीके से आपने वो फॉर्म फिल करना है। मैं यहाँ पे उसके हवाले से नहीं, जो जनरल क्यूरीज हैं आपकी उसके हवाले से डिस्कस करूंगा। तो आपने जाना है ehsas.hec.gov.pk के ऊपर और अपना अकाउंट बनाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, और उसके थ्रू आपने आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो इस तरीके से स्टार्ट होगा। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप, जब आपने इसके ऊपर अकाउंट बना लिया, रजिस्टर कर लिया, फिर आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरी देनी है। लेकिन एक बात आपने ज़हन नशीन रखनी है, स्टेप 1 जो इससे भी पहले मतलब वहाँ पे रजिस्टर होने से भी पहले जो ज़रूरी है वो ये है कि आपका किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना, यानी कि आपने एडमिशन लेना आपका ज़रूरी है। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ हुआ, और ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन होना चाहिए, आपने उसकी फ़ीस रसीद जमा करी होनी चाहिए, आपके पास फ़ीस की वो स्लिप होनी चाहिए, आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। फिर आपने अप्लाई प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करना है, अपने जो इस स्कॉलरशिप के लिए उसको स्टार्ट करना है। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि पहले एडमिशन देन आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं है कि पहले आपको स्कॉलरशिप और पैसे दिए जाएंगे और फिर आप उसकी बेस के ऊपर अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं होगा। फिर कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, जो अप्लाई करने के वक्त आपको रिक्वायर्ड होंगी, उन डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये हैं, आपका अपना CNSE या बेफाम होना चाहिए, आपके वालदा और या फिर आपके जो फादर हैं या गार्डियन हैं उनमें से उनके जो हैं आपके साथ लगेंगे इसके लिए जो CNSE फार्म की कापीज़ हैं वो लगेंगी। सैलरी स्लिप या इनकम सर्टिफिकेट जो है वालिद का या गार्डियन का, या अगर मदर हैं आपकी तो उनका ये लगेगा।
कॉपी ऑफ लेटेस्ट मंथ जो है आपका, जो लास्ट मंथ था उसके यूटिलिटी बिल्स, गैस, पानी, बिजली, फ़ोन, सो ऑन जो भी हैं आपके, वो सारे के सारे लगेंगे। इसमें अच्छी प्रैक्टिस ये है कि अगर आप लास्ट 6 मंथ का कर लेते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छी बात है, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, वो उन डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा तस्दीक शुदा समझा जाएगा। तो आप कोशिश करें कि अपने लास्ट 6 मंथ्स जो बिल हैं वो सारे के सारे अटैच करें। इसके बाद अगर आप रेंट के ऊपर रह रहे हैं तो आपने रेंट का एग्रीमेंट जो है वो लाजमी तौर पे देना है। इसी तरीके से जो लास्ट आपने जो एडमिशन लिया है और उसकी फ़ीस जो है स्लिप, वो आपने आपके पास होनी चाहिए। सिबलिंग का अगर उसमें पोर्शन है तो सिबलिंग की भी इफ़ अप्लीकेबल आपके ऊपर हो रहा है तो आपने उसको भी करना है। फिर आपने मेडिकल बिल और के एक्सपेंडिचर्स अगर इसमें अप्लीकेबल हैं आपके ऊपर क्राइटेरिया के ऊपर तो आपने वो चीज़ लगानी है साथ। इसी तरीके से आपने 1 पासपोर्ट साइज़ जो पिक्चर है अपनी, वो लाजमी तौर पे फॉर्म के साथ लगानी है। पिक्चर ऑफ हाउस आपने फ्रंट से तस्वीर लेनी है, उसको आपने करना है। अगर आपके वालिद साहब रिटायर्ड हैं, अगर उसके हवाले से बात करें तो आपने उनकी पेंशन बुक या लेटेस्ट जो बैंक स्टेटमेंट है वो साथ अटैच करनी है। तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से है। अब अगर बात करें कि अगर आपके वालिद साहब रिटायर हो चुके हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो अब फिर से दोबारा से क्लियर आपको बता रहा हूँ कि उनकी आपने पेंशन बुक लेनी है या और उसके साथ आपने लेटेस्ट जो उनकी बैंक स्टेटमेंट है जिसमें पेंशन आई या निकली है वो आपने लेनी है और वो आपने साथ लगानी है। तो ये क्लियर है कि अगर आपके फादर रिटायर्ड हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब से तो आपने उसके साथ पेंशन बुक की कापी, अटेस्टेड कापीज़ होंगी ये सारी, और उसके साथ जो है लास्ट स्टेटमेंट जो है वो बैंक से अटेस्टेड वो आपने अटैच करनी है। अगर आपके वालिद शॉपकीपर हैं तो फिर आप क्या करेंगे, दुकानदार हैं, उनका अपना कोई दुकान बनाई हुई है उसके वाले से, तो आपने क्या करना है, 2 तस्वीरें लेनी हैं दुकान के फ्रंट से और वो साथ लगानी हैं। ठीक है, तो ये आपने लाजमी करना, और एक इनकम सर्टिफिकेट बनाना है आपने जिसके अंदर आपने लिखना है अप्रॉक्सीमेट जो अर्निंग है उसके हवाले से। अगर ऊपर वाली दोनों कंडीशन, यानी कि ना तो शॉपकीपर हैं ना ही वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, वो दिहाड़ीदार हैं, वो कोई काम नहीं करते, या फिर दूसरी कंडीशंस हैं, आप किसी और ऐसे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि जो मतलब आपके फादर नहीं हैं और उस तरीके से, तो फिर आप क्या करेंगे। आप अगर मज़दूर हैं आपके वालिद या फिर वो कोई जॉब नहीं करते तो उस सूरत में भी आपने एक मिनिमम अमाउंट का, यानी कि 100 रुपये का या जो भी मिनिमम अमाउंट का स्टाम्प पेपर है उसको लेना है और उसके ऊपर आपने एक इनकम सर्टिफिकेट बनाना। आपने किसी भी स्टाम्प फरोश के पास चले जाएं, उसके पास ये पड़ा होता है, लेकिन अगर वो आपसे ज़्यादा पैसों की डिमांड करता है तो आप कोशिश करें आप ख़ुद से एक अच्छी स्टेटमेंट तहरीर करें जिसमें वाज़ेह तौर पे आपने यही लिखना होता है कि मिस्टर ए सन ऑफ मिस्टर बी इस जगह पे रिहाइश पजीर है, उसका ये CNAC नंबर है, उसके इतने बच्चे हैं, उसकी जो माहाना आमदन है वो अंदाज़न इतनी है। ये आपने वाज़ेह तौर पे लिखना होता है बतौर सबूत, 2 लोगों के नाम उसमें लिखने होते हैं और फिर उसके ऊपर स्टैम्प करवा लेनी होती है। तो इस तरीके से आपने इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना है। इसी तरीके से अगर जैसे मैंने बताया एक कंडीशन के आप ऐसे पर्सन के ऊपर हैं वो आपकी मेन फैमिली नहीं है लेकिन वो आपकी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने उनकी आमदन नहीं लिखनी बल्कि उतनी लिखनी है कि जो कि आपको सपोर्ट के तौर पे वो प्रोवाइड करते हैं। पार्शियल अमाउंट जो है वो आपने उसमें प्रोवाइड करनी है और उसके मतलब इनकम सर्टिफिकेट यानी कि स्टाम्प पेपर जो कम से कम अमाउंट का बन रहा है तो उसके अंदर वो चीज़ आपने वाज़ेह तौर पर मेंशन करनी है। एक इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, CNSC की क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी क्यूरीज आती हैं कि मेरे पास पे फार्म है, मेरे पास CNSC नंबर नहीं है, मैं अपने माँ बाप के मतलब पेरेंट्स के CNSC के ऊपर अप्लाई कर लूँ, अकाउंट बना लूँ, तो मतलब इस हवाले से आती हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली बताता चलूँ कि CNSC आपका होना यानी कि शनाख्ती कार्ड, कौमी शनाख्ती कार्ड आपके पास होना लाजमी है। अगर आप किसी दूसरे ये माँ बाप या किसी सिबलिंग के नाम की ID कार्ड को यूज़ करते हुए अकाउंट बनाते हैं और इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो जब वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जाएंगी तो वो आपका रिजेक्ट तस्वर करेंगे, वो उसको एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे।
तो वाज़े तौर पे आपके पास CNEC होने चाहिए। अगर आप 18 साल के हैं, क्योंकि BS में आलमोस्ट सारे 18 साल तक होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप 18 साल तक नहीं हैं इन केस, तो फिर आपने क्या करना है, आपका बे फार्म बना होगा। बे फार्म के ऊपर नंबर आपका वही CNEC वाला नंबर लगा होता है, तो आपने वो नंबर जो आपका है वो वाला एंटर करके उसके ऊपर अकाउंट बनाना है। और अगर आपका 18 साल हो चुका और अभी अब तक आपका कार्ड नहीं बना, तो चूँकि इस की डेट 30 नवंबर है, तो आप फौरी तौर पे नादरा ऑफिस जाएं और अपना CNEC बनवाएं, इससे पहले कि आप अपना टाइम भी ज़ाया करें, एप्लीकेशन भी ज़ाया करें और इस सारी चीज़ को ज़ाया करें। इससे बचने के लिए आप डायरेक्टली तौर पे अपना CNEC लाजमी तौर पे बनवा लें। हार्ड कापी ऑफ फॉर्म, यहाँ पे ये पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन किया कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे दोस्त इस तरीके से करते हैं कि वो अप्लाई करते हैं, कहते हैं ऑनलाइन अप्लाई हो गया तो हार्ड फॉर्म के क्या मतलब, प्रिंटेड फॉर्म की क्या ज़रूरत है। एक बात मैं बताता चलूँ कि हार्ड फॉर्म में आपने उन सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ ना सिर्फ उसकी हार्ड कापी अपने पास रखनी है एक, बल्कि उनको सबमिट भी करवाना है, सेंड भी करना है HEC के दफ्तर को। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करके उसको भूल जाएं, आपने उसको सेंड भी करना है। वो आपका जो रिसोर्स है वो आपके पास भी मौजूद होना चाहिए, और जब आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तो उस वक्त आपने उसको लाजमी तौर पे सबमिट करना है। क्या ये स्कॉलरशिप ट्रांसफ़रेबल है, यानी कि अगर मुझे स्कॉलरशिप मिली है तो क्या ये दूसरे को भी स्कॉलरशिप मैं दे सकता हूँ? मैं ख़ुद नहीं लेना चाह रहा, मैं किसी और को देना चाह रहा हूँ। तो इसमें बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ट्रांसफ़रेबल नहीं है। आप किसी दूसरे को ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये HEC की पॉलिसी के ऊपर होगा कि आगे अगर आप नहीं ले रहे तो वो किसको इंटरटेन करते हैं, लेकिन आप ख़ुद किसी को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कंडीशन फॉर कंटिन्यूएशन, अगर आप चाहते समझते हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार मैंने एक दफ़ा अप्लाई कर लिया तो मुझे हर साल इसके ऊपर ये स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे ये क्लियरली तौर पे नोट कर लें कि ये सारी की सारी बेस करती है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर। आप कितने अच्छे ग्रेड लेते हो उसकी बेस के ऊपर HEC ये डिसीजन करेगा कि इसको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो ये बात लाजमी होना चाहिए। एसोसिएटेड डिग्री 5th सेमेस्टर में जो एडमिशन है उनके लिए क्या है कि वो स्कॉलरशिप में हिस्सा ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो मैं वाज़ेह तौर पे आपको बताता चलूँ कि वो इसमें जो है क्लियरली तौर पे कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग स्कॉलरशिप में हिस्सा ले सकते हैं जो कि 4 साल या 5 साल के प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, जबकि 5th सेमेस्टर या एसोसिएट डिग्री वाले 2 साल का उनका होता है, तो इस वजह से वो उसमें क्वालिफाई नहीं करते। तो सिर्फ वो लोग जिन्होंने BS ऑनर में अभी एडमिशन लिया है, पहला दूसरा या फिर उनका तीसरा चौथा भी सेमेस्टर है, कोई मसला नहीं, लेकिन BS ऑनर जिनकी डिग्री है वो 4 साल डिग्री, वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा कोई भी जो स्टूडेंट है वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकता। इसके बाद अगर आपका अकाउंट लॉक हो गया है, जो ehsas.hec.gov.pk के ऊपर आपका अकाउंट है वो लॉक हो गया, तो फिर आपने क्या करना है? उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है, आप वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करें। फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और इस तरीके से रिकवर करें। अगर आपका अकाउंट फिर भी रिकवर नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है, आपने जाना है onlinehelp.hec.gov.pk और वहाँ पे टिकट जनरेट करना है कि किस आपका ये अकाउंट जो है लॉक्ड हो चुका है और आप उसको सॉर्ट आउट करवाना चाह रहे हैं। तो आप लाजमी तौर पे इन इंस्ट्रक्शंस को याद रखें और हमेशा याद रखें अपना पासवर्ड, हमेशा अपने पास नोट रखें, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपको लाइफ लास्टिंग ज़रूरत होती है। और कोशिश करें कि आप अपना पासवर्ड जहाँ पे भी यूज़ करते हैं वो सेम हो जो ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, और उसके साथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर अवेलेबल हो तो वो लगाएं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है कि आपका पासवर्ड तो कॉमन होता है, हो सकता है किसी को पता भी चल जाए, लेकिन 2 फैक्टर की वजह से वो उसको नहीं एक्सेस कर सके। क्योंकि उसकी वजह से एक मोबाइल पे आपके नंबर के ऊपर मैसेज आता है,
वो मैसेज में जो कोड होता है वो आप लिखते हो तब वो अकाउंट लॉगिन होता है। तो चाहे जिसके पास पासवर्ड है वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो उस अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकता। तो ये आप मेथोडोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, आपने फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर जाना है, उससे आपका मसला हल हो जाएगा। नंबर 2, आपने onlinehelp.hc.gov.pk के ऊपर जाना है और आपका मसला हल हो जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अगर बेस्ट सोल्यूशन चाहते हैं तो आप onlinehelp.hc.gov.pk के ऊपर जाएं और वहाँ से आप फौरी तौर पे उसमें कांटेक्ट करें। लेकिन अगर आप फिर भी चाह रहे हैं, आपने कॉल के थ्रू लेनी है, आप चाहते हैं यार मैं कॉल करूं, उधर से मुझे कांटेक्ट की इन्फॉर्मेशन मिले और इस तरीके से, तो आप HEC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो नंबर दिए गए हैं उधर से आप जो हैं कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप दूसरे नंबर को मत ट्राई करें। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमने डिस्कस की उनको कंक्लूड करते हैं स्कॉलरशिप के हवाले से, कि स्कॉलरशिप सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने BS के अंदर BS 4 ईयर प्रोग्राम के अंदर या LLB जो है 5 ईयर प्रोग्राम उसमें एडमिशन लिया, उनके लिए है। नंबर 2, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं विद फॉर्म, जो फॉर्म ऑनलाइन asas.hc.gov.pk के ऊपर मौजूद होगा, जिसको फिल करेंगे, उसको आखिर में प्रिंट लेके उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगा के आपने फाइनेंशियल एड ऑफिसर जो आपके यूनिवर्सिटी के अंदर HEC की तरफ से है उसके पास वो सबमिट करना है। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपके फादर के जॉब के हवाले से और इनकम सर्टिफिकेट के हवाले से, उनका ख़ास ख्याल रखना है। फिर इसी तरीके से आपने ये देखना है कि आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट हो, आपका अकाउंट आपके CNSE के ऊपर बना हो, उसमें किसी दूसरे का CNSE शामिल नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरीके से आपने थोड़ा सा वेट करना है, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा और तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल साथ लेके जाने होंगे। ऐसा ना हो कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ जाएं और फिर आपको बाद में मुश्किल पेश आए। इसी तरीके से आपने उसके बाद क्या करना है कि ये ट्रांसफ़रेबल नहीं है, आपका CNSE हर स्टेप के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने CNSE को रखना है। हार्ड कापी ज़रूरी है HEC को सेंड करना और आपका इंटरव्यू के वक्त वो होना। अगर आपका अकाउंट लॉक्ड हो जाता है तो आपने उसके लिए कंटेक्ट करना है फॉरगेट पासवर्ड का पहले स्टेप और फिर onlinehelp.hc.gov.pk के ऊपर जाना है। फिर इसी तरीके से अगर आप मज़ीद फ़ोन के ऊपर करना चाह रहे हैं तो आप जो है HEC कॉल सेंटर 051 111 119 यानी कि 051 111 119 432 इसके ऊपर आपने कॉल करनी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट सलूशन आपका onlinehelp.hc.gov.pk है, उसको आप यूज़ करें और उस तरीके से हो सकते हैं। आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप फेसबुक पेज के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आपको इस स्कॉलरशिप के हवाले से अगर मज़ीद किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए हो, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए अच्छे तरीके से वीडियो प्रिपेयर कर सकता हूँ फॉर्म फिलिंग के हवाले से, तो भी आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए उससे रिलेटेड भी वीडियो बना के दे दूं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या HEC से रिलेटेड तो आप लाजमी तौर पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी सपोर्ट के लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट लाजमी दें, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक मोटिवेशन के तौर पे मेरे लिए काम करेगा और मैं आपके लिए जो फ्री में ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ बड़ी मुश्किल से इंफॉर्मेशन हासिल करके, तो वो आप तक चलती रहेंगे। अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप के हवाले से और उसमें डिस्कस करेंगे कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप जो कि मौजूद है HEC की वेबसाइट के ऊपर और उसकी लास्ट डेट 1 नवंबर है। तो उसमें आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं और उनके आंसर करने की कोशिश करेंगे। आज जो हमने स्कॉलरशिप डिस्कस की इसकी 30 नवंबर लास्ट डेट है, तो जल्दी करें।
आज या कल में ही जितनी जल्दी हो सके उसको फिल अप करके उसको कंप्लीट करें और अपने जो भी क्वेश्चन है वो आप क्लियर कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।